जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अर्थशास्त्र शुरू करेंगे। क्लास 10th में एक चैप्टर है जिसका नाम है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। फर्स्ट जो चैप्टर है क्या नाम है? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। क्या है? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विभाजन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है? उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे बोल रहा है उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का, वितरण का, विनिमय मतलब क्या चीज़? लेन देन। और उत्पादन मैंने कोई चीज़ का निर्माण करना, और वितरण में बांटना, और उपभोग माने ग्रहण करना। तो वही बोल रहा है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विभाजन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है? उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। एक चीज़ हम लोग, एक शब्द और है हम लोग के पास, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के मतलब होता है कि सीमित संसाधनों में अधिकतम संसाधन को उत्पादन करना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास संसाधन कम है। यानी मान लिया जाए कि मेरे पास 1000 रुपया है, मात्र 1000 रुपया है, और इसी में हमको सब कुछ करना है। तो 1000 को हम कैसे 10,000 में चेंज करेंगे, 1 लाख कैसे बनाएंगे? तो हमको क्या सिखाएगा? अर्थशास्त्र सिखाएगा। तो वही बोल रहा है कि सीमित संसाधनों में अधिकतम संसाधन का उत्पादन करना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। 1991 का जो भारत में जो 1991 का स्थिति था, उसमें देश में ही था, भारत में सीमित संसाधन था, लेकिन हम लोग को क्या करना था? अधिकतम उत्पादन करना था, जिसमें मनमोहन सिंह ने आके एलपीजी लागू करके देश को क्या किया? संभाल दिया। आज वो नहीं रहे, लेकिन भारत के लोग उन पे गर्व करता है। ये जरूरी है कि अब हम लोग ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक, अगर विश्व के, अगर कोई पूछता है कि विश्व के अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। विश्व के अर्थशास्त्र के जनक कौन है? विश्व के अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। क्या होगा? एडम स्मिथ। लेकिन भारत के अर्थशास्त्र के जनक कौन है? विश्वेश्वरैया। भारत के अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया। भारत के अर्थशास्त्र के जनक कौन है? विश्वेश्वरैया। लेकिन एक अर्थशास्त्र का बुक है। क्या है? बुक है जो पॉलिटिक्स है, पूरा एक तरह के पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक कूटनीति का बुक है, जिसने उस बुक का चाणक्य ने क्या किए? प्रकाशित किया, यानी चाणक्य के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। कौन सा बुक? अर्थशास्त्र का। तो एक वो अर्थशास्त्र है जो पूरा क्या है? राजनीति है, यानी पॉलिटिक्स है उसमें। तो उस अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र। यह पूरी तरह से क्या है? राजनीति इसमें है। राजनीति यानी देश का शासन व्यवस्था चलाने का नियम कानून। तो इसका लेखक कौन है? राइटर। इसका है चाणक्य। इसका राइटर चाणक्य है। चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो हम लोग क्लियर कर लिए क्या? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टर में बांटा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टर में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर में बांटा गया है। एक आर्थिक क्रियाओं के आधार पे, कार्य के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। किस किस आधार पे है? पहला है आर्थिक क्रियाओं के आधार पे, दूसरा कार्य के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पे। अब आर्थिक क्रियाओं के आधार पे कितने भाग में है? 3 भाग में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है। क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आर्थिक मतलब क्या? पैसा कौड़ी के हिसाब से, मतलब देश को सबसे ज़्यादा, मैंने देश को पैसा कहाँ से आता है, मैंने पैसा के हिसाब से। यहाँ कार्य के आधार पे है, संगठित असंगठित। यहाँ स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और क्या है? सहकारी क्षेत्र है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं। तब प्राथमिक क्षेत्र उसको बोलते हैं
जहाँ पे आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो। आय का स्रोत किससे जुड़ा हो? प्राकृतिक से। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कृषि, उसके बाद पशुपालन, उसके बाद खनन, मछली पालन, मुर्गी पालन etc। हाँ, जब आय का स्रोत सीधे किससे जुड़ा हो? प्राकृतिक से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। अब आगे है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र उसको कहते हैं जहाँ पे निर्माण और विनिर्माण होता है, यानी कोई चीज़ का निर्माण किया जाता है। द्वितीयक सेक्टर किसको बोलते हैं? जहाँ पे कोई चीज़ का क्या किया जाता है? निर्माण। जिसे कहने का मतलब है कि रेलवे को हम लोग क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। या कोई कंपनी को हम लोग क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। हाँ, तो ये सब क्या है? द्वितीयक सेक्टर। चाहे फिर कपड़ा हम लोग बनाते हैं, तो जहाँ पे कोई वस्तु को क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, तो उसको द्वितीयक। अब एक क्या है? तृतीयक सेक्टर है। तृतीयक सेक्टर को सेवा सेक्टर भी कहते हैं। हम लोग के एग्जाम में हर समय पूछता है कि प्राथमिक सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? तो कृषि सेक्टर। और तृतीयक सेक्टर का दूसरा नाम सेवा सेक्टर, और द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र। हर समय एग्जाम में हम लोग के 10th के बोर्ड में पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो कृषि, द्वितीयक का दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीयक का सेवा क्षेत्र। हाँ, तो तृतीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा। तो इसमें क्या आएगा? डॉक्टर, उसके बाद इंजीनियर, IAS, टीचर, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कार्य के आधार पे, तो दो भाग में, संगठित और असंगठित। हाँ, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कार्य के आधार पे अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा गया है? तो दो भाग में। एक क्या होगा? एक होगा संगठित, और दूसरा क्या होगा? असंगठित। अब हम लोग को जानना है कि संगठित किसको बोलते हैं और असंगठित किसको बोलते हैं। संगठित उसको बोलते हैं जिसमें काम करने का समय, कार्य के आधार पे। हाँ, संगठित किसको बोलते हैं? काम करने का समय, पेमेंट, और उसके बाद छुट्टी, तीनों फिक्स हो। ये तीनों का चीज हो? फिक्स हो। संगठित किसको बोलेंगे? काम करने का समय, पेमेंट और छुट्टी तीनों फिक्स हो तो क्या बोलेंगे? संगठित। और काम करने का समय, पेमेंट और छुट्टी तीनों फिक्स ना हो तो क्या बोलेंगे? असंगठित। एक नाम में क्या रहेगा? समय, पेमेंट और छुट्टी। एक नाम में तीनों फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन संगठित में क्या होता है? तीनों फिक्स होता है। तो संगठित किसको बोलेंगे? जितना भी सरकारी नौकरी है वो संगठित है। काहे कि उसमें समय, पेमेंट और छुट्टी क्या रहता है? फिक्स रहता है। और जितना भी प्राइवेट कंपनी है और जितना भी अपना दुकान है, चाहे जितना भी आदमी गांव में काम करता है, सब का में जाएगा? असंगठित में जाएगा। काहे कि जो दुकान है उसका समय फिक्स नहीं रहता है, कोई प्राइवेट कंपनी है उसका भी फिक्स नहीं रहता है समय, पेमेंट और छुट्टी। तो वही है कि समय, पेमेंट और छुट्टी जिसमें तीनों फिक्स रहेगा उसको संगठित, और जिसमें तीनों फिक्स नहीं रहेगा उसको असंगठित बोलेंगे। अब हम लोग को क्या था? स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पर। हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें सरकारी नौकरी। अब इसमें क्या आ जाएगा? दुकान, छोटा कंपनी,
संगठित में कुछ कुछ बड़ा कंपनी जो है तो उसमें आ जाता है, लेकिन छोटा छोटा कंपनी सब कच्ची में जाएगा, असंगठित में जाएगा। अब स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा गया था? 4 भाग में। पहले का क्या था? निजी, दूसरा सार्वजनिक, तीसरा क्या था? सहकारी, और चौथा क्या था? संयुक्त। हाँ, स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। निजी, सार्वजनिक, सहकारी और क्या है? संयुक्त। निजी किसको बोलते हैं? जिसमें, हाँ, निजी उसको बोलते हैं जिसमें प्राइवेट आदमी का क्या हो? अधिकार हो पूरी तरह से, और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? लाभ कमाना उद्देश्य होता है। इसमें क्या होता है? निजी में निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी व्यक्ति के मतलब कि उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? लाभ कमाना उद्देश्य। लेकिन सार्वजनिक किसको बोलते हैं? सार्वजनिक जो सरकार का है, जैसे रेलवे, तो उस सार्वजनिक है, तो उसमें पूरा जनता का अधिकार होता है, तो इस वो क्या हो गया? सार्वजनिक। एक क्या है? सहकारी। सहकारी किसको बोलेंगे? सहकारी हम लोग उसको बोलते हैं जो सरकार के दिशा निर्देश से चलता है। किसके दिशा निर्देश से? सरकार के दिशा निर्देश से। इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक। हाँ, इस पे जनता का अधिकार होता है। संयुक्त किसको बोलते हैं? जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों होता है, निजी और सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं। हाँ, तो निजी में क्या है? मैंने निजी व्यक्ति का अधिकार है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कमाएगा। इसमें, हाँ, निजी में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और इसमें मुख्य रूप से क्या होगा? लाभ कमाना उद्देश्य। सार्वजनिक किसको बोलते हैं? जिसमें पब्लिक का अधिकार होता है, यानी पब्लिक, जैसे रेलवे हो गया या भारत सरकार की जितना भी चीज़ है वो क्या हो जाएगा? पब्लिक होगा, यानी सार्वजनिक होगा। उसके बाद सहकारी में सरकार के दिशा निर्देश से, और संयुक्त में क्या है? निजी और सार्वजनिक दोनों मिलकर। तो इस स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। इसमें सार्वजनिक में लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, इसमें जनता के भला के हिसाब से काम होता है। इस टॉपिक को हम लोग आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।